जब हम भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक ही तस्वीर आती है। युद्ध, बंदूकें, लाल कोट पहने सैनिक। लेकिन इतिहास की सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि भारत का बड़ा हिस्सा युद्ध से नहीं बल्कि कागज, व्यापार और चुप्पी से लिया गया था। 17वीं सदी से पहले का भारत एक गरीब या पिछड़ा देश नहीं था। उस समय भारत दुनिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। यूरोप के बाजारों में जो कपड़े सबसे कीमती माने जाते थे वे भारत में बने होते थे। भारतीय सूती और रेशमी वस्त्र इंग्लैंड, फ्रांस और नीदरलैंड तक निर्यात होते थे। मसाले, नील, अफीम और हस्तशिल्प दुनिया के व्यापार का केंद्र थे। भारत केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार का निर्माता था। इसी समृद्धि ने विदेशी व्यापारियों को भारत की ओर खींचा। सन 1600 में इंग्लैंड से एक निजी व्यापारिक संस्था बनी। इसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कोई सेना नहीं थी, ये कोई साम्राज्य नहीं था, ये केवल एक व्यापारिक कंपनी थी। कंपनी भारत आई तलवार लेकर नहीं बल्कि अनुमति मांगकर। भारतीय शासकों ने उन्हें व्यापार करने की इजाजत दी। कुछ बंदरगाह, कुछ गोदाम, कुछ व्यापारिक अधिकार। उस समय इसमें कोई खतरा दिखाई नहीं देता था, क्योंकि भारत पहले भी अरब, फारसी और यूरोपीय व्यापारियों से व्यापार करता आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भी उन्हीं में से एक लगती थी। लेकिन यही वो क्षण था जहां इतिहास ने एक खामोश मोड़ लिया। कंपनी व्यापार कर रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे स्थानीय राजनीति को समझ रही थी। कौन सा राजा कमजोर है, कौन सा राज्य कर्ज में है, कौन से दरबारों में आपसी संघर्ष है। भारत को जीतने के लिए उन्हें तुरंत युद्ध की जरूरत नहीं थी, उन्हें समय चाहिए था, और भारत ने उन्हें वही दे दिया। यहीं से एक व्यापारिक कंपनी एक शक्ति बनने लगी, और ये तो बस शुरुआत थी। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश शासन की शुरुआत भारत में कब हुई, तो ज्यादातर लोग कहेंगे 1757, प्लासी का युद्ध। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत को जीतने की कहानी एक युद्ध से नहीं, एक दस्तखत से शुरू हुई थी। साल था 1600। इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने एक निजी कंपनी को एशिया में व्यापार करने का अधिकार दिया। इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय भारत पर मुगल साम्राज्य का शासन था। सम्राट जहांगीर के दरबार में दुनिया के व्यापारी आते थे। सन 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना दूत भारत भेजा। उसका नाम था सर थॉमस रो। सर थॉमस रो कोई सेनापति नहीं था, वो कोई योद्धा नहीं था, वो एक राजनयिक था। उसने जहांगीर से केवल एक अनुमति मांगी, भारत में व्यापार करने की। मुगल दरबार ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय भारत किसी विदेशी शक्ति से नहीं डरता था। भारत व्यापार में सबसे आगे था। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर अपने केंद्र बना लिए। सूरत, मद्रास सन 1639 में, बॉम्बे सन 1661 में और कलकत्ता सन 1690 में। कंपनी व्यापार कर रही थी, लेकिन वो एक और चीज समझ रही थी, भारत की राजनीति। कौन सा नवाब शक्तिशाली है, कौन सा दरबार अंदर से कमजोर है। 18वीं सदी तक आते आते बंगाल भारत का सबसे अमीर प्रांत बन चुका था। उसका नवाब था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी की तेजी से बढ़ती शक्ति से संतुष्ट नहीं था, लेकिन कंपनी के पास एक अलग योजना थी। सन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी ने बंगाल की राजनीति में सीधा हस्तक्षेप किया। नवाब के सेनापति मीर जाफर को गुप्त रूप से सत्ता का वादा किया गया। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। ये युद्ध कुछ घंटों में समाप्त हो गया, क्योंकि नवाब की सेना का एक बड़ा हिस्सा लड़ा ही नहीं। उस दिन बंगाल की हार युद्धभूमि पर नहीं, विश्वासघात से हुई, और उसी एक घटना ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सत्ता की पहली सीढ़ी दे दी। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही थी, अब वो शासन की ओर बढ़ रही थी, और असली खेल अब शुरू होने वाला था। प्लासी के युद्ध के बाद
ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन की घोषणा नहीं की। उसने पहले शासन की इजाजत ली। सन 1765 में एक संधि हुई, इलाहाबाद की संधि। इस संधि पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने हस्ताक्षर किए। उस समय मुगल साम्राज्य नाम का था, शक्ति का नहीं। इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कर वसूली का अधिकार दे दिया गया। यहीं से भारत का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हुआ। अब कंपनी राजा नहीं थी, लेकिन उसके पास राजा से ज्यादा ताकत थी। किसानों से वसूला गया कर अब मुगल खजाने में नहीं, बल्कि कंपनी के खातों में जाने लगा। सन 1773 में ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर नियंत्रण के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। कंपनी अब व्यवस्थित शासन चला रही थी, अपने कानून, अपने न्यायालय और अपनी सेना। इस सेना में ज्यादातर सैनिक भारतीय थे, जिन्हें सेपॉय कहा जाता था। सन 1793 में एक और बड़ा फैसला लिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। इसके तहत जमींदारों को स्थायी रूप से कर वसूली का अधिकार दे दिया गया, लेकिन कर की राशि तय कर दी गई। अगर कर पूरा नहीं हुआ तो जमीन नीलाम। इस व्यवस्था ने कंपनी की आमदनी बढ़ाई, लेकिन किसानों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया। अब कंपनी को हर जगह युद्ध करने की जरूरत नहीं थी। जिस राज्य में आर्थिक दबाव डाला जा सकता था, वो अपने आप झुक जाता था, और जो नहीं झुकता उसके लिए अगली रणनीति तैयार थी। कंपनी ने यह समझ लिया था कि भारत को तलवार से नहीं, प्रणाली से जीता जा सकता है। लेकिन यह नियंत्रण अभी पूरा नहीं था। अब बारी थी सीधे राज्यों को अपने अधीन लाने की, और इसके लिए एक नई नीति लाई गई।